नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी, जय श्री राम। मैं सेल पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है जो 1773 से लेकर 1858 तक कंप्लीट क्लास थी, एनसीईआरटी बेस्ड। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि ये जो भारत शासन अधिनियम है 1909 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे उसको 1935 तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटना है वो सारी नोट डाउन एंड स्टडी करेंगे। तो अपने फर्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। अच्छा, क्या इसकी मतलब इसके समय ये जो एक्ट आया था तो इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो अपन कंटिन्यू करेंगे। 1909 में लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1909 के अंदर, ठीक है, 1909 में जो अपने लॉर्ड मार्ले क्या थे? भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, ठीक है। और जो अपने ये मिंटो थे, मिंटो क्या था? मिंटो था अपने गवर्नर, ठीक है। भारत का गवर्नर कौन था इस एक्ट के समय? तो इस एक्ट के समय जो भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर था अपने मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। तो इस एक्ट को मतलब और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट 1909, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि सर्वप्रथम जो सांप्रदायिक ये जो मतलब विभाजन किया था हिंदू मुस्लिम के अंदर, तो कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था? इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक विभाजन किया गया था। तो नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि ये जो एक्ट था कौन सी समिति की सिफारिश पर आया? तो सर अरुणडेल समिति। कौन सी समिति? सर अरुणडेल समिति, ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर यह एक्ट लाया गया, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? जो अपने केंद्रीय विधान परिषद थी, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 16 से कितनी? 60 कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति थी, ठीक है। और पहली बार किसी भारतीय गवर्नर जनरल और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? पहली बार किसी भारतीय को किसमें शामिल किया गया? जो केंद्रीय विधान परिषद है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल और उसकी कार्य परिषद, किसी भारतीय को गवर्नर जनरल वे उसकी जो अपने कार्यकारी परिषद थी, ठीक है, कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। और ये जो शामिल होने वाले थे परिषद में शामिल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये अपने जो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे और इन्हें क्या विधि सदस्य बनाया गया? क्या बनाया गया? विधि सदस्य, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है इनको कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया और क्या बनाया गया? तो विधि सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। और
और इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा जो अपने भारत के अंदर सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन के आधार पर, क्या पृथक निर्वाचन के आधार पर मतलब हिंदू मुस्लिम को बांट लिया था, है ना, वोटों के आधार पर। पृथक निर्वाचन के आधार पर सर्वप्रथम क्या किया, सांप्रदायिक ये मुस्लिमों के लिए अलग क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था, तो ये अपने 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। अच्छा, लॉर्ड जो मिंटो है, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। जो कौन है, लॉर्ड मिंटो, इसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक है, और इसका एक कथन भी है कि हम मतलब इन्होंने क्या करा, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया सांप्रदायिक आधार पर। तो इनका एक कथन है मिंटो का कि जो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, नागदंत बोल रहे हैं। ठीक है, नागदंत बोल रहे हैं, जिसका जो रिजल्ट है, जिसका परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा, और इसी के आधार पर जो अपने भविष्य में देखने मिलेगा, है ना। तो यहीं से अपना जो हिंदू मुस्लिमों के बीच पहले क्या बहुत प्रेम से रहते थे, आपसी भाईचारा भी बहुत अधिक था, पर यहाँ से क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच एक सांप्रदायिक दरार आ गई, और बाद में यही अपने भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण भी बना था। ठीक है, तो ये अपना था भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और अपने मार्ले हैं जो क्या भारत सचिव थे, और मिंटो थे अपने गवर्नर। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1909, उसको कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपने कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 है ना, कौन सा एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919। अच्छा, क्या है इस एक्ट में, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना है। तो जो ये ब्रिटिश सरकार है, कौन, ब्रिटिश सरकार, इसने घोषणा करी, सरकार ने घोषणा कब करी, 20 अगस्त 1919। कब करी थी, 20 अगस्त 1919। क्या कहा कि ये जो एक्ट है, इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, भारत में उत्तरदायी शासन, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों ने जो ये एक्ट लेके आए थे, ये भारत शासन अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड, ये वायसराय कौन था, अपने चेम्सफोर्ड, इन्होंने संवैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, तो इसको बनाने वाले कौन थे, एक तो मॉन्टेग्यू, ये तो क्या था, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड था अपने, चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय। ठीक है, यानी गवर्नर, वायसराय। ठीक है, तो इन्होंने एक मतलब संवैधानिक सुधारों का एक लिखित ब्यौरा तैयार किया था। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाई, क्या बनाई, संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट, संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट तैयार करी। ठीक है, तैयार की। अच्छा, क्या इस रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि यह रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई थी। सॉरी, ये यहाँ पे 1917 है ना, 20 अगस्त 1917। ठीक है, नेक्स्ट अपन
आगे कंटिन्यू करते हैं कि यह रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई और भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी। जो इनकी रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट कब 1918 में प्रकाशित हुई, ठीक है, और यही रिपोर्ट किसका आधार बनी? आधार बनी अपने भारत शासन अधिनियम 1919 का, ठीक है। भारत शासन एक्ट 1919, ठीक है, का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी थी? ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अच्छा, इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम, चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करोगे, देन अपन आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार मिटा लेता हूं मैं इसको, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो अधिनियम था इसमें कितनी उद्देश्य, एक तो उद्देशिका थी, 47 धाराएं थी और 2 अनुसूचियां थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एक्ट था इसमें एक तो क्या थी? उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका थी और जिसको अपन प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। 47 तो धाराएं थी, क्या थी? 47 धाराएं थी और क्या था इसमें? 2 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी? 2 अनुसूचियां। कौन से एक्ट में? भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो मॉन्टेग्यू था वो भारत सचिव था और अपने गवर्नर कौन था? चेम्सफोर्ड, ठीक है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ब्रिटेन का पीएम कौन था इस समय? ब्रिटेन का पीएम था डेविड लॉयड जॉर्ज। कहाँ का पीएम था? ब्रिटेन का। कब था? 1919 का, जब ये एक्ट आया था उस समय। अच्छा, इस अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान है, तो प्रावधान तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना, ठीक है, और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो की गई, लेकिन इसे केंद्र में लागू नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस एक्ट के द्वारा, ये जो एक्ट है इसके द्वारा प्रांतों में तो क्या किया गया? उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, है ना, की गई, लेकिन कहाँ नहीं की गई? लेकिन केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं की, है ना, कि जो 1919 का अपना ये एक्ट था इसके द्वारा क्या किया गया? प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई या नहीं की गई? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रांतों में की गई और केंद्र के अंदर नहीं की गई, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता की अधिकतम सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया और परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो अपने ये गवर्नर की परिषद थी, क्या? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में क्या किया गया? जो भारतीय है, भारतीयों की सदस्य संख्या कितनी कर ली गई? 1 से 3 कर ली गई। अच्छा, कार्यकाल कितना था इनका? कार्यकाल 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि अच्छा, गवर्नर जनरल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था, ठीक है, और कार्यकारिणी परिषद भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थी, न कि केंद्रीय विधानमंडल के प्रति। अच्छा, और क्या किया गया इसमें? 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद का कानूनी सदस्य बनने के योग्य माना गया था। एक बार मिटा देता हूं, देन आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बोर्ड पे वही नोट डाउन करवाऊंगा। नेक्स्ट है अपने कि 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय वकील, कितने वर्ष का? 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले जो भारतीय वकील थे, भारतीय वकील, क्या किया गया? भारतीय वकील को अपने जो मतलब कानूनी सदस्य बनने के योग्य माना गया। जो अपनी परिषद थी है ना, परिषद के कानूनी सदस्य, कानूनी सदस्य सदस्य बनने के योग्य कौन से अधिनियम के द्वारा माना गया? तो अपने भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि, ठीक है, अच्छा, इसकी जो धारा 19 थी उसके अनुसार केंद्रीय विधानसभा निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, जो धारा 19 थी इसकी कौन सी धारा में दे रखा था कि जो केंद्रीय विधानसभा है किस किस से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो अपने जो धारा 19 है, 19 के अंदर ये दे रखा है कि केंद्रीय विधानसभा निर्वाचित व मनोनीत, धारा 19 क्या दे रखा है कि जो अपन पढ़ रहे थे कि ये जो धारा 19 है, धारा 19 है ना, क्या धारा 19, तो धारा 19 में क्या दे रखा है कि केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा किस किस से मिलकर बनेगी? एक तो अपने निर्वाचित सदस्य और दूसरा है अपने मनोनीत। किन विधानसभा किन से बनेगी? निर्वाचित, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य से मिलकर बनेगी। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि जो अपने 1919 का एक्ट था उसमें कौन सी धारा के अंदर ये दिया गया था कि जो केंद्रीय विधानसभा किन किन से मिलकर बनेगी, तो अपने धारा 19 हो गई और निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि, ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि किसी भी सदन के सदस्य बनने की, अच्छा ये हो गया धारा 19, और किसी भी सदन के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी रखी गई? किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए जो आयु थी वो कितनी थी? 25 वर्ष। कितनी रखी गई? 25 वर्ष। कौन से एक्ट के द्वारा? 1919। अच्छा, महिलाओं को सदन का मतलब ये सदस्य बनने का अधिकार नहीं था। ठीक है, एक तो मतलब क्या था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को मत देने का अधिकार, देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अधिकार नहीं था, और ना ही वह किसी सदन की सदस्य बन सकती थी, ना ही महिलाएं किसी सदन की सदस्य बन सकती थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मतलब महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं था और ना वे किसी सदन की सदस्य बन सकती थी। ये कौन से एक्ट के द्वारा एक्ट में कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1919। अच्छा, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधानमंडल था उसकी जो संरचना है उसको समझते हैं ना। एक बार इसको मिटा देते हैं, देन आगे का कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में ये मतलब केंद्रीय जो विधानमंडल था है ना, विधानसभा क्या था, एक बार इसको मिटा ही देते हैं पूरे को। केंद्रीय विधानसभा, क्या पढ़ रहे अपन? केंद्रीय विधानसभा, इसके अंदर क्या क्या था? इसको दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? एक तो अपने विधानसभा हो गया, दूसरा है अपने राज्य परिषद। ठीक है, एक तो क्या हो गया? विधानसभा, दूसरा है अपने राज्य परिषद, जिसे अपन वर्तमान में अपन राज्यसभा के
समान मानते हैं और विधानसभा अपने लोकसभा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विधानसभा है, इसको निम्न सदन, कार्यकाल 3 वर्ष, इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन, जिसे अपन वर्तमान में लोकसभा को भी यही कहते हैं, निम्न सदन। अच्छा, जो कार्यकाल था, कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष। और क्या था, अच्छा इसमें जो टोटल सदस्य थे 145 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 145, 145 सदस्य थे, जिसमें मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। तो मनोनीत तो 104 थे, ठीक है, सॉरी, निर्वाचित 104 थे और 41 मनोनीत। 104, 104 तो क्या थे, निर्वाचित, और मनोनीत कितने थे, मनोनीत थे अपने, कितने बच गए पीछे, 41 है ना, टोटल सदस्य 145 है, तो 41 ये क्या थे, मनोनीत थे। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अपने जो राज्य परिषद है, इसको उच्च सदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उच्च सदन। ठीक, कार्यकाल, कार्यकाल इसका कितना है, 5 वर्ष है, और उच्च सदन हो गया, 5 वर्ष हो गया। अच्छा, इसमें जो टोटल सदस्य थे कितने थे, 60, कितने थे, 60 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्य थे अपने 60। तो इसमें निर्वाचित कितने थे, निर्वाचित थे 33, और पीछे कितने बच गए, 27 थे जो वो मनोनीत थे। कितने, मनोनीत कितने सदस्य थे, मनोनीत थे अपने 27। ये अपने जो केंद्रीय विधानमंडल या विधानसभा उसके उस टाइम पे संरचना थी। आई होप आप थे कि ये जो अधिनियम है उसकी धारा 25, कौन सी धारा, धारा 25 में किसका प्रावधान है, बजट का प्रावधान है, किसका प्रावधान है, बजट का। ठीक है, बजट का प्रावधान। अच्छा, और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो केंद्र और केंद्र व प्रांतों के बीच, प्रांतों के बीच क्या किया, विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। कौन से अधिनियम के द्वारा, अपने भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा अपने केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया, तो वो एक्ट कौन सा है, अपना भारत शासन अधिनियम 1919। अच्छा, केंद्रीय विषय कौन कौन से थे, केंद्रीय विषय पूछ लिया जाता है, मतलब विषय दे देते हैं कुछ, और कौन सा केंद्रीय और कौन सा प्रांतीय। तो कुछ इंपॉर्टेंट विषय जैसे सेना, व्यापार, बंदरगाह एवं जहाजरानी, सेना, व्यापार, बंदरगाह और कौन से, जहाज रानी, और कौन से विषय इसमें शामिल है, आयकर हो गया, आयकर, नमक, बैंक, इंश्योरेंस, आयकर, नमक, बैंक, इंश्योरेंस, ठीक है, रेल हो गया और विदेश हो गया। ठीक है, डाक सेवा हो गया, डाक एवं तार विभाग, डाक एवं तार, और कौन से विषय हो गए, अच्छा देशी राज्यों से संबंध हो गया और सैन्य महत्व के संचार। ठीक है, देशी राज्यों से संबंध, ठीक है, और कौन सा हो गया, देशी राज्यों से संबंध हो गया, और अपने सैन्य महत्व के संचार साधन, मुद्रा एवं टंकन, सैन्य महत्व के जो संचार साधन थे, ठीक है, संचार साधन, मुद्रा एवं टंकन, यानी कि मुद्रा छापना वगैरह सारा। ठीक है, ये कंट्रोल किसके हाथ में है, तो केंद्रीय विषय के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि सार्वजनिक ऋण और अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सा। एक तो सार्वजनिक ऋण, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा, मतलब IAS वगैरह, IFS, भारतीय सेवाएं कौन सी होती है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये क्या है, अपने अखिल भारतीय सेवाएं, विज्ञान व अनुसंधान और चर्च से संबंधित।
विज्ञान व अनुसंधान एवं चर्च, क्योंकि ईसाई थे अंग्रेज, तो चर्च से संबंधित जो भी विषय थे वो केंद्रीय विषय बना के रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि प्रांतीय विषय। ठीक है, तो प्रांतों में कौन कौन से विषय शामिल थे, एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे का कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। फिर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन नोट डाउन करेंगे कि जो प्रांतों के अंदर, प्रांतों को मतलब ये जो विषय है ना, इन पे प्रांतों को और केंद्र को कानून वगैरह बनाने का अधिकार मिला हुआ था। तो प्रांतों के विषय, ठीक है, प्रांतीय विषय कौन कौन से थे। प्रांतों के अंदर अपने सर्वप्रथम आ गया शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, आबकारी। ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, आबकारी विभाग, आबकारी। ठीक है, ये मतलब टैक्स से रिलेटेड है। और स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय स्वशासन, प्रशासन से संबंधित स्वशासन। ठीक है, और कौन से विषय थे, सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक निर्माण। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ ये कंटिन्यू साथ में बोलोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। और उद्योग, सिंचाई, वन, न्याय, प्रशासन। ठीक है, उद्योग हो गया, सिंचाई हो गया, कौन सा, सिंचाई। ठीक है, सिंचाई, वन हो गया, न्याय एवं प्रशासन। कौन से विषय थे ये विषय थे अपने प्रांतीय विषय। और कौन से, अच्छा, पुलिस, जेल, मालगुजारी, भू राजस्व। पुलिस, जेल, ठीक है, मालगुजारी, यानी ये भी कर व्यवस्था ही थी एक प्रकार की, मालगुजारी। ठीक है, और कौन से विषय थे, जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन। ठीक है, और अकाल पीड़ित सहायता, जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन। ठीक है, यानी इनका पंजीयन का जो कार्य था वो भी किसका था, अपने राज्य सूची का विषय था। ठीक है, प्रांतीय सूची का। और क्या था अपने, ये हो गया, देन ठीक है, अकाल पीड़ित सहायता। अकाल के अंदर जो सहायता करेगी वो भी कौन करेगा, राज्य ही करेगा, यानी प्रांत। अकाल पीड़ितों की सहायता, ये महत्वपूर्ण विषय थे जो अपने प्रांतीय विषयों में शामिल थे। ठीक है, और क्या था कि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। 46 विषय केंद्रीय तथा 50 प्रांतीय विषय थे। तो जो केंद्रीय विषय थे केंद्र के पास, ठीक है, केंद्रीय विषय कितने थे, 46। ठीक है, और प्रांत के पास कितने विषय थे, 50। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, कौन सी, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों में वो शक्तियाँ आती है जो दोनों के पास नहीं थी। ठीक है, शक्तियाँ, तो वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे कि प्रांतों में, अच्छा, इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे का कंटिन्यू करते हैं। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि स्थापना, इंपॉर्टेंट है ना, स्थापना की गई। ठीक है, और प्रांतों में की गई, केंद्र के अंदर नहीं। ठीक है, अच्छा, अब 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन बंगाल, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत। अच्छा, कब से, 1 अप्रैल 1921 है ना, 1921 से कहाँ पे, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत, और कहाँ पे, ये हो गया अपने बिहार हो गया, मद्रास, मुंबई। ठीक है, मद्रास, मुंबई हो गया, और असम।
और कहाँ है, असम। यानी इन स्टेट में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1937 तक लागू रही थी। ठीक है, जो ये द्वैध शासन की स्थापना की गई, कब की गई थी, 1 अप्रैल 1921 से, और वापस 1 अप्रैल 1937। ठीक है, 1937 तक यह व्यवस्था लागू रही। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो वो एक्ट था अपने कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, कब इसकी शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 1921 से। कहाँ पे, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मद्रास, मुंबई, असम। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब द्वैध शासन की स्थापना की गई। अच्छा, कब से कब तक चली थी, 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक प्रांतों के अंदर ये द्वैध शासन व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो हस्तांतरित और एक आरक्षित। जो प्रांत के विषय थे, प्रांत के विषय कितने भागों में बांटा गया, इनको 2 भागों में। कितने, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो आरक्षित था, ठीक है, आरक्षित विषय, और दूसरा था अपने हस्तांतरित। मतलब यही होता है आरक्षित का मतलब, तो कि स्पेशली भाई प्रांत ही बनाएंगे, हस्तांतरित। ठीक है, हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि ये जो आरक्षित विषय थे ये कौन कौन से थे और हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे। तो हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता था। ये जो हस्तांतरित विषय थे, इसका जो संचालन है, इसका संचालन कौन करता था, संचालन करता था अपने गवर्नर। कौन करता था, गवर्नर। किसकी सहायता से, मंत्रियों की सहायता से। गवर्नर करता था मंत्रियों की सहायता से। ठीक है, और सहायता से करता था। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था। ये जो आरक्षित विषय थे, कौन से, आरक्षित, उसका तो गवर्नर खुद करता था। और आरक्षित विषयों का संचालन कौन करता था, संचालन करता तो गवर्नर ही था। ठीक है, पर किसकी सहायता से, गवर्नर ये अपने कार्यकारी परिषद की सहायता से, कार्यकारी परिषद की सहायता से इन विषयों का संचालन करता था। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि अच्छा, संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार दिया गया। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये स्पेशली याद रखना कि प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1921 से कब तक, 1 अप्रैल 1937 तक। कौन कौन से स्टेट थे, तो अपने बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, संयुक्त प्रांत। ठीक है, और क्या था, ठीक है, ये हो गया कि अपने ये जो केंद्रीय विषय थे 46 थे, और प्रांत के विषय थे कितने, 50, और इसके अलावा जो अपने अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर के पास थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि अच्छा, गवर्नर मंत्रियों और कार्यकारी परिषद दोनों के निर्णय को रद्द कर सकता था कुछ तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि ये जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था, कौन, गवर्नर जनरल, इसको क्या अधिकार दिया गया, अध्यादेश का। मतलब ये अध्यादेश जारी कर सकता था, कोई भी विधेयक पे या कुछ ऐसा है ना, अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, और क्या शक्ति थी इसके पास, और इसको शक्ति दी गई कि कोई भी विधेयक है जो विधानमंडल द्वारा पारित होता है, विधानसभा है ना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विटो पावर थी इसके पास। क्या पावर थी, विटो पावर। मतलब ये उस विधेयक को सम्राट के लिए आरक्षित भी कर सकता था, सम्राट के लिए आरक्षित। ठीक है, और उसको रोक भी सकता था। ठीक है, आरक्षित कर सकता था,
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि ये जो विधेयक था इसके अंदर जो संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर, क्या संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर क्या दिया गया, मत का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति कर और अच्छा जिनकी आय 10,000 से अधिक थी वही मत दे सकता था। ठीक है, प्लस क्या था, जिनकी आय 10,000 से अधिक थी, है ना, वही उसी को मत देने का अधिकार था। ठीक है, वही मत दे सकता था, ठीक है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। कौन से एक्ट के में ये प्रावधान किए गए, अपने भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो धारा 39 थी उसके अंदर राज्य सचिव परिषद को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। कौन सी धारा, धारा 39, उसमें जो अपने राज्य सचिव था ये, ठीक है, कौन, भारत राज्य परिषद के सचिव। ठीक है, तो धारा 39, कौन सी धारा, धारा 39 में क्या किया गया, धारा 39 में राज्य सचिव परिषद को भारत में महालेखा परिषद, राज्य सचिव परिषद को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, अधिकार दिया गया, किसको दिया गया, ये अपने कौन सा, राज्य सचिव परिषद को। ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के द्वारा। अच्छा, देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव भी दिया। तो इसने क्या सुझाव दिया कि एक नरेश मंडल बनाया जाए। क्या बनाया जाए, नरेश मंडल। किस लिए, कि जो देशी राजा थे उनके सुझावों के लिए। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। कब की गई, 8 फरवरी, एग्जाम में सीधा आता है कि नरेश मंडल की स्थापना कब की गई, 8 फरवरी 1921 को। ठीक है, 8 फरवरी 1921 को कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे की गई, दिल्ली में। अच्छा, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अच्छा इसकी कुल सदस्य संख्या 121 थी और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता था, नरेश मंडल का अध्यक्ष होता था गवर्नर जनरल। अध्यक्ष कौन था, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसके जो सदस्य संख्या थी, सदस्य कितने थे टोटल, 121। कितने थे, 121। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम के तहत 1920 में पहली बार निर्वाचन हुए तथा पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 9 फरवरी 1921 को हुआ। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, है ना। क्या अपनाई गई, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। कब, कौन से एक्ट के द्वारा, 1919 प्रणाली अपनाई। ठीक है, कब, अच्छा चुनाव हुए थे फर्स्ट बार, प्रथम चुनाव इस एक्ट के द्वारा कब हुए थे, 9 फरवरी 1921 को हुआ और दूसरी बार 1923 को। ठीक है, तो कब हुआ था, 9 फरवरी 1921 के 9 फरवरी 19 को पहली बार प्रथम चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि द्वैध शासन के जनक डायर की पुस्तक के लेखक लियोनिल कार्टिस थे। अच्छा, जो अपने द्वैध शासन का जनक था, कौन था, द्वैध शासन, है ना, द्वैध शासन का जनक पुस्तक, कौन सी, द्वैध शासन का जनक पुस्तक, डायर की पुस्तक कौन सी, डायर की। ठीक है, डायर की के लेखक कौन थे, लियोनेल कार्टिस। लेखक कौन थे इसके,
लियोनिल कार्टिस है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से मतलब एक्ट था उसके समय लिखी गई तो द्वैध शासन का जनक पुस्तक दायर की लियोनिल कार्टिस ने लिखी थी 1919 के एक्ट के समय। अच्छा, इसके एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देन आगे की क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं। एक बार मिटा देता हूँ मैं इसको। अच्छा, इसके द्वारा और क्या महत्वपूर्ण मतलब कार्य किए गए या विशेषताएं। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, भारत के हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान और प्रांतों में दोहरा शासन है ना। तो प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। और क्या किया गया, पहली बार हाई कमिश्नर की नियुक्ति है ना, पहली बार हाई कमिश्नर की नियुक्ति कौन से एक्ट के द्वारा की गई, भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के द्वारा। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इसको लेके मतलब एक स्पीयर है, उनका कथन था कि अपने तमाम दोषों के बावजूद 1919 का अधिनियम पूर्ण स्वराज के मार्ग का पहला पड़ाव था। तो स्पीयर का कथन है, किसका कथन है, स्पीयर का भाई अनेक दोषों के साथ दोषों के होने के बावजूद है ना, होने के बावजूद जो भारत शासन एक्ट है, भारत शासन एक्ट 1919 अपने स्वराज्य के लिए, स्वराज्य हेतु, ठीक है, पहला पड़ाव था। ठीक है, क्या था ये, स्वराज्य के मार्ग का पहला पड़ाव है ना, स्वराज्य के मार्ग का पहला पड़ाव था। यह कथन किसका है, स्पीयर का है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और एक कथन और है अपने प्रोफेसर एन श्रीनिवासन, इन्होंने क्या कहा, इस अधिनियम में भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास में एक नए युग का प्रारंभ हो गया। यानी कौन है, ठीक है, प्रोफेसर एन श्रीनिवासन है ना, कौन थे, प्रोफेसर एन श्रीनिवासन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इस अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास में, कौन सा, भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के अंदर, विकास में एक नए युग का प्रारंभ किया ना, विकास में एक नए युग का प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ पे अपना भारत शासन एक्ट 1919 समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साइमन आयोग